How do you actually fit in these in your routine? How much of manifestation, how much of finance? How do you combine that? जब आप मैनिफेस्टेशन करते हो ना, आप अपॉर्चुनिटी स्कैनर बन जाते हो. यू स्टार्ट सीइंग अपॉर्चुनिटी इन एवरी लिटिल थिंग. आपने एफर्मेशन कर लिया, इंटरप्रिटेशन कर लिया, एसोसिएशन राइट कर लिया, नाउ आई फिर पीछे मुड़ के बात. Abundance mindset क्या है? जिन्ना ने भी किसी वास्ते ताड़ी नहीं मारी, इस वास्ते उन्ना दी भी वारी नहीं आ रही. काम करने के ना 4 तरीके होते हैं. सबसे पहला तरीका होता है तामसिक. People are leaving their job for their hustle. साइड हसल के ना इनकम लेवल्स बना लो. लेवल 1 है कि आपकी इनकम इज मैचिंग योर एक्सपेंस. लोग कहते हैं ना कॉपी मत करो, मैं कहता हूँ प्लीज कॉपी. It is okay. Somebody has done it. Please copy. You will figure out your techniques during the journey. I remember I was reading KP Singh's book, DLF के जो चेयरमैन है. उन्होंने कहा था मैं इतना तंग हो गया था, मैं अपनी कंपनी को 25 लाख रुपए में बेचने वाला था. और वो आज एक अपार्टमेंट 195 करोड़ में बेचते हैं. एम्फी कहता है 100 लोग इन्वेस्ट करते हैं तो 5 साल बाद सिर्फ 11 लोग रह जाते हैं. तो मैं उन 11 में से हूँ. और अगर 10 साल का निकाल लोगे तो शायद एक ही रह जाता होगा. मैं उन एक में से हूँ. जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है. अगर आप जॉब कर रहे हो तो कृपया करके ट्रेडिंग डेस्क को बंद करो. आई कॉल इट द 3A सिस्टम. So the first system is affirmation. Affirmation के साथ एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, interpretation. Hi everyone, I am Agrika and welcome to yet another episode of Shift Reality the podcast. दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा ना कि जो टेक्निकल फील्ड के, फाइनेंस फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं वो डेटा, लॉजिक, एविडेंस पर बिलीव करते हैं, मैनिफेस्टेशन पे नहीं. क्योंकि ये एनर्जी बेस्ड है ना, एब्स्ट्रैक्ट है, थॉट, इंटेंशन एटसेट्रा, जिसे क्वांटिफाई नहीं कर सकते. पर आज के जो हमारे गेस्ट हैं ना वो बिल्कुल अलग हैं. He is India's leading business and finance coach. He has trained a whopping 2 lakh plus startups and SMEs. He's been awarded 40 under 40 by Economic Times. But what caught our attention is that in spite of all of this, he also talks about abundance mindset, the law of attraction, the law of manifestation. तो अगर आप भी excited हैं मेरी ही तरह आज के गेस्ट से, नंबर 1 मैनिफेस्टेशन टिप्स हासिल करने के लिए जिससे कि आप ढेरों वेल्थ, एबंडेंस अट्रैक्ट कर सकें, एंड बी फाइनेंस टिप्स जिससे कि आप उस पैसे को सस्टेन और कंपाउंड कर सकें, देन लेट्स वेलकम टुगेदर द वेरी वर्सेटाइल एक्सपर्ट CFA संजय कतुरिया सर. थैंक यू अग्रिका, थैंक यू सो मच. हाय सर, हाउ आर यू? वेरी गुड. आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया. व्हाट्स कीपिंग यू बिजी दीस डेज? व्हाट्स कीपिंग मी बिजी? अ लॉट ऑफ पॉडकास्ट, इवेंट्स, शूट्स. इतना टाइम मैंने शायद पूरे जिंदगी में कैमरा के सामने नहीं निकाला है, पिछले 8 महीने में जितना निकाल दिया है. Really? So yeah, the journey has been great and आर यू लाइक एंजॉयिंग इट? I'm loving it. तो शुरू करते हैं एज ओल्ड क्वेश्चन से. पहले क्या आया आपके लिए, मैनिफेस्टिंग या फिर फाइनेंस? बिकॉज यू नो दीज टू आर एक्सट्रीमली पोलर थिंग्स. हाउ डू यू एक्चुअली फिट इन दीज इन योर रूटीन? हाउ मच ऑफ मैनिफेस्टेशन, हाउ मच ऑफ फाइनेंस? हाउ डू यू कंबाइन दैट? देखिए, मैनिफेस्टेशन ना मुझे कभी भी एज अ टर्म नहीं पता था, फ्रैंकली स्पीकिंग. पर हमें ना, जैसे हमारे शास्त्रों ने बहुत ज्ञान दिया है. मेरे घर में जैसे हम कहते हैं सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है हर पूर्णमासी पे. सो दिस हैज बीन, जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से हो रही है. मतलब शायद मम्मी पापा की जब मैरिज हुई थी तब से वो करते हैं. एंड उसमें ना एक कथा थी जिसमें मेरी मम्मी रिसाइट करती हैं पूरी कथा ड्यूरिंग द पूजा. तो उस पर कथा ये थी कि एक व्यापारी है और जो अपने बोट में सोने की वो अशर्फिया लेके जा रहे हैं. और वहाँ एक साधु आते हैं और उनसे पूछते हैं बेटा क्या है, तो वो कहते हैं कि आपको क्या पड़ी, इसमें बेलपत्र है. और वो तथास्तु बोलते हैं, चले जाते हैं, वो बेलपत्र निकलते हैं. तो ये बात है ना मेरे माइंड में एंग्रेन हो गई थी कि अपने को लेके झूठ नहीं बोलना कभी. राइट. कि अपने आप के लिए झूठ नहीं बोलना. मम्मी पापा भी हमेशा कहते थे सरस्वती बैठती हैं जबान पे, तो गलत नहीं बोलना कभी. तो ये भी एक पार्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन ही था. सेकंड, मुझे ऐसा लगता है कि एक जो मेरा बहुत बड़ा किस्सा हुआ मैनिफेस्टेशन का, वो 12th स्टैंडर्ड में हुआ था. वेरिन क्या हुआ था कि जैसे हम जिस सोसाइटी में रहते थे ONGC कॉलोनी में 100 फ्लैट्स थे. तो वहाँ पे 15 अगस्त को जो बच्चा 10th में टॉप करता था वो झंडा खींचता था, और 26 जनवरी को जो 12th में टॉप करता था वो खींचता था. तो ये बहुत प्राइड की बात थी पेरेंट्स के लिए. तो 10th में मैं नहीं खींच पाया, वाज 3rd. तो मेरे पेरेंट्स ऑब्वियसली काफ़ी दुखी थे बिकॉज आई वॉज द किड. मेरे छोटे भाई से कान मान का प्रॉब्लम था तो वो अपेक्षा नहीं करते थे. तो आई वॉज द किड जिससे उनको था कि ये खींचेगा झंडा. तो फिर उस टाइम मैंने सोच लिया था कि 12th में मैं ही खींचूंगा. तो मैं बहुत उसके लिए मेहनत करी एंड आई हॉइस्टेड द फ्लैग. तो वो मेरा फर्स्ट ट्रिस्ट विद मैनिफेस्टेशन था कि मैनिफेस्टेशन हुआ मेरे लाइफ में. एंड देन व्हेन ऑल ऑफ अस रेड दैट ब्यूटिफुल बुक सीक्रेट, तब आई थिंक काफ़ी माइंड ओपन हुआ अराउंड यूनिवर्स. एंड
मैसेज एंड मैनिफेस्टेशन, एंड फिर उसके बाद थोड़ा इंक्विजिटिवनेस हुई मैनिफेस्टेशन के बारे में, और मैंने कहा यार ये सारी चीज़ें तो हमारे शास्त्रों में लिखी थी, मतलब बीट ग्रैटिट्यूड, बीट विजुअलाइजेशन, बीट अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो, ये सब तो था हमारे पास, मतलब ये ठीक है, इन्होंने वर्ड्स का वर्ड प्ले करके बहुत ज़बरदस्त कर दिया उसको, एंड दैट हैज़ बीन द फोटे ऑफ अमेरिकन्स, दे आर वेरी गुड विद पैकेजिंग। तो वहाँ से मुझे जो है एक बहुत ज़बरदस्त वो मिला कि मैनिफेस्टेशन करना चाहिए, एंड देन हमें फाइनेंस में भी मैनिफेस्टेशन सिखाया गया। तो सब बोलते हैं सर फाइनेंस में कहाँ मैनिफेस्ट, अभी आपने भी बोला कि जो ब्रेन होते हैं बड़े लॉजिकल होते हैं, ये होते हैं, बट आप देखो तो हम मैनिफेस्टेशन सीखते हैं, गोल बेस्ड प्लानिंग। व्हाट इज गोल बेस्ड प्लानिंग? इट्स कंप्लीटली मैनिफेस्टेशन। कि आपने 3 साल बाद गाड़ी खरीदनी है तो आप उसके लिए SIP चालू करते हो, आपने 10 साल बाद घर खरीदना है, 20 साल बाद फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, सबके लिए SIP चालू करते हो। तो ये क्या है? ये सारे आपके मैनिफेस्टेशन तो है कि मैं 10 साल बाद घर लेना चाहता हूँ, या 20 साल बाद फाइनेंशियली फ्री होना चाहता हूँ, या 5 साल में गाड़ी चाहता हूँ। ऑल ऑफ दीज आर गोल्स, एंड गोल्स आर फाइनेंस आर योर मैनिफेस्टेशंस, राइट? तो आई थिंक हमें फाइनेंस में ही सिखा दिया गया था मैनिफेस्टेशन, बट हम लोग थोड़ा ऑब्वियसली टर्म्स को लैक करते थे। तो मैं बहुत एविड बिलीवर हूँ मैनिफेस्टेशन का, बिकॉज इफ योर माइंड कांट थिंक इट, यू कांट डू इट। तो जब तक आपका माइंड ओपन नहीं होता, दरवाजे ओपन नहीं होते, तब तक जो है वो आप यू कांट अचीव इट। तो वो विजुअलाइजेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे आप सोचते हो आपकी ना पूरी कायनात उस तरफ मूव हो जाती है। जैसे मुझे याद है जब हमने फर्स्ट टाइम पापा ने गाड़ी ली पैलियो, तो हमें ना स्ट्रीट पे सिर्फ पैलियो ढूंढते थे, पैलियो कहाँ, अब आई नहीं थी घर पे तब तक। वो ऐसी दिखती है, ओ माय गॉड देखो ये तो ऑरेंज वाली है, ये तो ऑरेंज वाली है, ब्लू वाली है, हमारी गोल्ड वाली है। सो यू स्टार्ट सीइंग दैट। तो व्हेन यू आर कहते हैं ना, अगर आप कौन से स्कैनर हो, आप किस चीज़ को स्कैन करते हो, आर यू प्रॉब्लम स्कैनर या फिर आप अपॉर्चुनिटी स्कैनर हो? तो जब आप मैनिफेस्टेशन करते हो ना, आप अपॉर्चुनिटी स्कैनर बन जाते हो। यू स्टार्ट सीइंग अपॉर्चुनिटी इन एवरी लिटिल थिंग। पर जब आप मैनिफेस्टेशन नहीं करते, अपने माइंड को डायरेक्शन नहीं देते, तब आप प्रॉब्लम स्कैनर होता है। अरे ये कैसे होगा, अरे ये कैसे हो जाएगा, ये तो मैथ ऐड ही नहीं करता, हाउ कैन यू क्रिएट सो मच वेल्थ इन सो लिटिल टाइम, देन योर, जैसे ना एक शैतान दिमाग, एक भोला दिमाग। तो शैतान दिमाग बैठा होता है, वो क्वेश्चन करता रहता है हर चीज को। भोला दिमाग होता है वो जो बेचारा मान जाता है, सबकॉन्शियस माइंड। सो दिस इज व्हाट माय थीसिस इज अबाउट मैनिफेस्टेशन। दैट्स रियली कूल। लेट्स गेट इनटू मोर प्रैक्टिकलिटी। जो आपने बोला, जो पैसा है, मनी, मल्टीप्लिकेशन, इन्वेस्टमेंट, कंपाउंडिंग, ये सब काफ़ी मैथमेटिकल है। सो समबडी एज एन ऑडियंस हु इज विशिंग टू अट्रैक्ट और मेक और कंपाउंड अ लॉट ऑफ मनी, abundance, where does he exactly fit in manifestation? Practical tip, like how did you do that? देखिए, मैनिफेस्टेशन अगेन एज आई सेड, गोल बेस्ड प्लानिंग। Yeah. तो सबसे पहले आप गोल बेस्ड प्लानिंग करो अपने जिंदगी की, कि आप आज जहां हो वहां से 3 साल बाद, 5 साल बाद अपने आप को कैसे देखते हो, 5 साल बाद आपको क्या चीज चाहिए, एंड बी मटीरियलिस्टिक। इट्स एब्सोल्युटली ओके, ठीक है। अगर आपको मटीरियलिस्टिक नहीं भी होना है तो आप कोई और ऐसा मैनिफेस्टेशन कर लो जिसमें आप किसी और के लिए कुछ कर रहे हो। आई थिंक दैट इज ऑल्सो अ वेरी पावरफुल मैनिफेस्टेशन। मैंने जनरली मैनिफेस्टेशन किया दूसरों के लिए, कि मैं ऐसा हो जाऊं कि मैं दूसरों की मदद कर पाऊं, मैं ऐसा हो जाऊं कि मैं अपने मम्मी पापा के लिए कुछ कर पाऊं, मैं ऐसा हो जाऊं कि मैं अपने भाई के लिए कुछ कर पाऊं। तो आई थिंक आई हैव ऑलवेज सीन कि मैनिफेस्टेशन, व्हेन यू ट्राई टू डू इट फॉर अदर्स, इट वर्क्स। बिकॉज जब आप अपने लिए मांगते हो ना, तो आप वेटिंग लिस्ट में चले जाते हो भगवान की, तो वहां बहुत लोग हैं अपने में मांगने वाले। पर जैसे आप दूसरों के लिए मांगते हो, वो खाली है, वहां पे रिजर्वेशन बहुत इजीली मिल जाती है। तो आई थिंक गॉड ऑल्सो फेवर्स द पीपल हु ट्राई टू गिव, बिकॉज ही ऑल्सो नीड्स एजेंट्स ना, नीचे चाहिए उनको कि दूसरों का भला कर सके। तो आपके मन में अगर रियली ये फील है तो आप इससे कर सकते हो। बट फॉर समबडी हु इज स्टार्टिंग आउट, एंड आई डोंट एक्सपेक्ट एवरीबडी टू बी लाइक दिस, तो आप अपने गोल्स को लिखिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 5 साल बाद मर्सिडीज खरीदनी, चाहे आपको यूज्ड लेनी है, तो आपको पता है मेरा बजट होगा 40 लाख के आसपास। 40 लाख में से मैं 15 लाख खुद पैसा डालूंगी, 25 लाख का लोन लूंगी। तो 15 लाख मुझे इकट्ठा करना है अगले 5 साल में, फॉर एग्जाम्पल। तो यू राइट डाउन 15 lakhs 5 years टू बाय अ यूज्ड मर्सिडीज। इस टाइम पे मेरे को चाहिए। अब आपने गोल बना लिया, नाउ यू रिवर्स प्लान कि मुझे कितना पैसा डालना पड़ेगा, कहाँ डालना पड़ेगा, और उसके लिए मेरी एक्टिव इनकम कितनी होनी चाहिए। सी, इन लाइफ ऑन फाइनेंस इज अ वेरी सिंपल फनल। आप कमाते कितना हो, आप बचाते कितना हो, और उसमें से निवेश कितना करते हो, दैट्स इट। 3 ही चीजें। इट्स अ वेरी सिंपल फनल। तो द मोर यू अर्न, द मोर प्रोबेबिलिटीज दैट यू विल सेव, एंड द मोर प्रोबेबिलिटीज दैट यू विल सेव, तो आप ज्यादा निवेश करोगे। तो उस फनल को आपको बड़ा करता रहना। तो जब आप अपने लिए गोल्स बनाते हो ना, आपको रिवर्स टारगेट मिलता है। बोले यार, अभी की तनख्वाह से तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि मैं बना पाऊं, तो क्या करना है, इनकम बढ़ानी है।
अब इनकम कैसे बढ़ेगी? इनकम बढ़ेगी स्किल्स इंप्रूव करके। मुझे अभी आता क्या है, मुझे ये चीज आती है, इसमें मैं क्या इंप्रूव करूंगा तो मेरे पैसे बढ़ेंगे। देन यू स्टार्ट इनटू द सॉल्यूशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस। यू नो, व्हेन यू आस्क योरसेल्फ सॉल्यूशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस, लाइफ जस्ट चेंजेस, ब्यूटिफुली इट चेंजेस। बट इट ऑल स्टार्ट्स विद दैट मैनिफेस्टेशन, विद द गोल कि आपने लिखा क्या है पेपर पे, कि 5 साल बाद मेरे को क्या चाहिए। वहां से जब आप रिवर्स वर्किंग करते हो, एवरी सक्सेसफुल पर्सन हैज रिवर्स इंजीनियर्ड देयर लाइव्स। रिवर्स इंजीनियरिंग की है कि भाई मेरे को इधर पहुंचना है इतने साल में, तो ऐसे करना होगा। हम हंसते हैं फाइनेंस में, आप तो अकाउंटेंट हैं तो आप जानती होंगी कि लॉट ऑफ दीज बैलेंस शीट्स आर आल्सो रिवर्स इंजीनियर्ड। कि आपको बताना पड़ता है कितना रेवेन्यू दिखाना है, कितना प्रॉफिटेबिलिटी दिखाना है, अब चलो काम पे लगो। फाइनेंशियल मॉडलिंग, फाइनेंशियल मॉडलिंग यही है कि आपको टारगेट्स दिए जाते हैं कि भाई अगले साल जो है कंपनी को 20% का YOY ग्रोथ चाहिए। तो अब आप रिवर्स इंजीनियरिंग करोगे, आपको क्या मेहनत करनी है, कितनी मैन पावर चाहिए, कितने नए डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए, कितने नए कौन सी टेक्नोलॉजी डालनी है, कौन सा नया प्रोडक्ट करना है, प्राइसिंग को कैसे इंप्रूव करना है। ऑल ऑफ दिस कम्स फ्रॉम रिवर्स इंजीनियरिंग। बट अगर आप इसी माइंड को बोलो कि तू नया सोच, आज से लेके सोच, वो नहीं सोच पाएगा। सो इनसाइड आउट थिंकिंग इज नॉट पॉसिबल टिल यू हैव अ गोल। मैं एक बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर से मिला, उसने बड़ी अच्छी बात बोली मेरे को। बोलता है कि हम लोग डेडलाइंस कैसे बनाते हैं कि जल्दी कैसे अचीव करें चीज़ों को। वो रोबोटिक्स कंपनी थी, तो उन्होंने कहा हमने ये रोबोट करीबन 45 डेज में खड़ा कर दिया था। बोला यार बहुत बढ़िया। बोलते कैसे? बोलते वो ना हमने तय कर दिया था, एक कोई इवेंट था जहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी आने वाले थे, तो हमारे को उस दिन तक ये देना था। अब वो इवेंट का डेट तो चेंज नहीं हो सकता। True. तो अब रिवर्स इंजीनियरिंग हुआ, तो जो काम लोग कह रहे थे 6-6 महीने में होगा, 8-8 महीने में होगा, वो 45 डेज में हो गया। राइट। ह्यूमंस आर वेरी वेरी क्या कहते हैं, पावरफुल। वो कुछ भी अचीव कर सकते हैं। तो उसमें ना उनके गोल्स अगर बन जाएं ठीक से, तो दे कैन अचीव एनीथिंग। सी पीपल हु हैव अचीव्ड एक्सट्रीम वेल्थ, हम अपने लाइफ टाइम में सोचते हैं 1 करोड़ बन जाए, वो ये सोच रहे होते हैं कि 1 करोड़ दिन का कैसे बनाए, कोई ये सोच रहा होता है 1 करोड़ घंटे का कैसे बनाऊं। तो ये मैनिफेस्टेशन नहीं तो और क्या है। exactly. तो आई थिंक मैनिफेस्टेशन को अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहते हो, इट गिव्स यू अ डेस्टिनेशन कि मेरे को यहां पहुंचना है, एंड देन योर न्यूरल नेटवर्क क्रिएट्स द पाथ टू रीच दैट डेस्टिनेशन। योर माइंड स्टार्ट्स क्वेश्चनिंग क्या होगा, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। एंड इट इज नॉट, देखो क्या करोगे हैज 2 टोनालिटीज। क्या करोगे ये एक टोनालिटी है, क्या करोगे इज द सेकंड टोनालिटी। सो फर्स्ट इज प्रॉब्लम ओरिएंटेड क्वेश्चन, सेकंड इज सोल्यूशन ओरिएंटेड क्वेश्चन। तो एक ही 2 ही वर्ड है, वही 2 वर्ड्स हैं, पर एक बार यूज होगा टू से हाँ क्या ही कर लोगे यार तुम, और एक होगा क्या करेंगे यार कि ऐसा हो जाए, विक्टिम एंड ग्रोथ। या बस। तो ये बेसिकली आपको ये मैनिफेस्टेशन का फायदा मिलता है। वाओ, परफेक्ट कॉन्ग्लोमरेशन। ऑलराइट, सो लेट्स टॉक अबाउट द सैलरीड क्लास और थोड़ा सेल्फ कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। आई ऑफन सी दैट पीपल दे हैव अ वेरी लिमिटेड माइंडसेट। इनफैक्ट प्रमोशन की भी बात सोचते हैं तो दे डोंट कंसिडर देमसेल्फ वर्दी ऑफ थिंग्स, वर्दी ऑफ द प्रमोशन, वर्दी ऑफ दैट एस्केलेशन। तो अबंडेंस माइंडसेट में एक सैलरीड एम्प्लॉय जो प्रोबेबली एक हेडोनिक ट्रेडमिल में है, ये अबंडेंस माइंडसेट क्या है और अबंडेंस माइंडसेट में आए कैसे? अबंडेंस माइंडसेट जो है ना, वो एक इट स्टार्ट्स विद पॉजिटिव माइंडसेट। मैं अभी लियो ग्रेवाल के साथ था, ही इज द लिरिसिस्ट फॉर हनी सिंह। तो उन्होंने गाना भी लिखा है मिलियनेयर, व्हिच हैज बिकम वेरी फेमस। और एक और लिखा है जो सोनू सूद के साथ उनका है, आई डोंट रिमेंबर द नेम। सो वी वर सिटिंग एंड ही इज अ लिरिसिस्ट, तो उनकी ना बातें बड़ी फ्री फ्लोइंग होती हैं। Okay. तो ही टोल्ड मी अ लाइन विच चेंज माई पर्सपेक्टिव ऑल्सो लॉट ऑफ द थिंग्स। उन्होंने कहा कि पंजाबी में बोला, हम यही बातें कर रहे थे, यू हैव डन वेल, आई हैव डन वेल, यू हैव डन वेल, हम यही कर रहे थे एक दूसरे को, मतलब वो ना वी वर अप्रिशिएटिंग ईच अदर, म्यूचुअल जब कहते हैं ना लव एंड रिस्पेक्ट था। तो बोलते मैं ना एक बात पे बिलीव करता हूँ, और उन्होंने बोला कि पंजाबी में बोला, आई एम नॉट श्योर वेदर यू विल अंडरस्टैंड बट इज ईजी था, बाद में समझा भी दूंगा, कि जिन्ना ने भी किसी वास्ते ताड़ी नहीं मारी, इस वास्ते उन्ना दी भी वारी नहीं आ रही। तो अगर इसको मैं सिंपल हिंदी करूं कि जिसने दूसरों के लिए ताली नहीं बजाई, इसलिए उनकी भी खुद की बारी नहीं आ रही है। तो जब किसी और को प्रमोशन मिलती है, किसी और को इंक्रीमेंट मिलता है, आपके अंदर क्या आता है? द्वेष आता है, खुशी आती है? सबसे पहले चेक करो, क्योंकि द्वेष में ना ग्रोथ नहीं रहती। व्हेनेवर यू आर इन, मतलब आपको एनवी होने लग जाता है, तो उसमें ग्रोथ नहीं रहती, नेगेटिव इमोशंस में ग्रोथ नहीं रहती। तो अगर आपको लगता है हाँ यार
ताली बजाओ इस आदमी के लिए, इसलिए मेहनत करिए. बिकॉज वेन यू क्लैप फॉर हिम ना, यू आर क्लैपिंग फॉर दैट सक्सेस. एंड वेन यू आर अब्यूजिंग हिम, यू आर नॉट अब्यूजिंग हिम, यू आर अब्यूजिंग द सक्सेस. तो अगर आप सक्सेस को अब्यूज करोगे तो देयर इज नो चांस वो सक्सेस आपके पास आएगी. ठीक है, आपको समझो एक लड़की पसंद आती है और आप उसको गाली दोगे तो कभी आपके पास आएगी क्या? नहीं आएगी, ऑब्वियसली नहीं आएगी. सेम फॉर बॉयज ऑब्वियसली. अगर आप एक लड़की और लड़के को पसंद करती है और आप उसको गाली देने लग जाए, मैं हमारे यहाँ जैसे नेगोशिएशन लोग कैसे करते हैं, यार ये सब्जी ना बहुत बेकार है इसलिए मेरे को इतने में खरीदनी है. देखा आपने, नोटिस किया होगा है ना, अच्छी सब्जी नहीं है, अच्छी सब्जी नहीं है, मैं इसको बट ठीक है तू काम कर 10 रुपए की जगह 8 रुपए किलो में दे दे. दिस इज हाउ वी नेगोशिएट. सच अ बैड थिंग. ये सब्जी आप खाने वाले हो भाई, हाउ कैन यू से दिस? और मैं बता रहा हूँ ये सब चीज़ों का खुद का भी एक दिल होता है, और ये प्रूवन है. द राइस एक्सपेरिमेंट की, राइस को गाली दी तो वो काला हो गया. यू नो लॉट ऑफ थिंग्स. पानी में एक पानी का एक एक्सपेरिमेंट है. लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स व्हिच यू कैन सर्च ऑन द नेट वेयर व्हेन समबडी अब्यूज्ड फूड इट टर्न ब्लैक. तो आप ये बोल सकते हो कि भाई चीज बढ़िया है पर मैं इतना ही दे सकता हूं. तो आपने फिर भी अपना मैसेज कम्युनिकेट कर दिया. ठीक है, तो पहली चीज है कि नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए माइंड में. ये सप्रेस करो. मैं जानता हूं ये एक नेचुरल फीलिंग है बिकॉज नेगेटिविटी इज लाइक इट्स लाइक ग्रेविटी. इट्स द इजीएस्ट फोर्स इन लाइफ, क्योंकि ग्रेविटी सबसे इजी फोर्स है ना. आप गिरोगे नीचे धम. इट्स इंस्टिंक्ट ऑल्सो कि ये कैसे आ गया इसने क्या कर दिया. तो पॉइंट इज कि पहला आप अपना नेगेटिव एलिमेंट निकालो. तो दूसरों के लिए ताली बजाओ तो आपकी भी कल को बारी आएगी, लोग आपके लिए भी ताली बजाएंगे. ठीक है, बिकॉज आप सक्सेस को रिस्पेक्ट कर रहे हो. सेकंड, कभी भी सक्सेस को गाली मत दो. तो यहां ये हो गया. देखिए आज आपके सारे क्वेश्चंस जो मुझसे होंगे ना या है, वो सारे नॉन फाइनेंशियल क्वेश्चंस लग रहे हैं. मतलब लोग कह सकते हैं कि यार इससे थोड़ी प्रमोशन आ जाएगी, ये करेंगे तो प्रमोशन थोड़ी आएगी. देखो मैं मेहनत को डिफाइन नहीं कर रहा, इनपुट्स को डिफाइन नहीं कर रहा, वो अलग चीज है. पर माइंडसेट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप हैप्पी माइंडसेट से ये सारी चीजें करोगे, जैसे कुछ लोग होते हैं जो अपने जॉब पे क्रिबी करते रहते हैं. मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूं. मैंने एक मंक से सीखा है, और उन्होंने बोला काम करने के ना 4 तरीके होते हैं. सबसे पहला तरीका होता है तामसिक, लोएस्ट. तामसिक इज व्हेन यू क्रिब अबाउट वर्क. मुझे जाना पड़ रहा है, मेरा बॉस बेकार है, बेकार कंपनी है, ये तो मेरे लिए पार्किंग लॉट है, मैं यहां से निकल जाऊंगा. यू नो ऑल दोस वेरी नेगेटिव फीलिंग्स. सो बट यू आर डूइंग योर वर्क. तो आप अपना वर्क कर रहे हो तामसिक फीलिंग से. ये हमारे भगवत गीता में ही है. तामसिक के बाद आता है राजसिक. राजसिक इज व्हेन यू आर वेरी अग्रेसिव टुवर्ड्स योर वर्क. पैसे कमाना है, ग्रोथ चाहिए. यू नो अगला जॉब कौन सा होगा, अगला स्विच क्या होगा, इंक्रीमेंट कितना मिल रहा है, प्रमोशन कितना मिल रहा है. नॉट बैड. ठीक है, एटलीस्ट यू हैव सम आउटकम ओरिएंटेशन. थर्ड इज सात्विक, व्हेन यू डू इट आउट ऑफ ड्यूटी. ठीक है, तो ड्यूटी इज मेरे पे कंपनी ने भरोसा किया है, मेरे को इसको करना है, ये मेरी ड्यूटी है एंड आई विल डू इट. दैट इज सात्विक. बट अबव देम ऑल इज लव. व्हेन यू डू इट आउट ऑफ sheer लव, आप उसको इंजॉय कर रहे हो. आपको ये इसलिए नहीं कर रहा आपकी ड्यूटी है, आपको इसलिए नहीं करना कि आप पैसे कमा रहे हो, और ना ही आपको इसलिए करना है कि आपका बॉस बेकार है पर फिर भी जाना पड़ रहा है. जस्ट डूइंग इट आउट ऑफ sheer लव. तो ये 4 तरीके होते हैं कोई भी काम करने के. एंड ऑब्वियसली द हाईएस्ट स्टैंड्स एट लव. लोगों को ये लग सकता है कि ट्रांजैक्शन है, मैं तो अपनी सर्विस बेच रहा हूं, मुझे सामने तनख्वाह मिल रही है. इट इज नॉट अ ट्रांजैक्शन, इट्स एन इन्वेस्टमेंट. आप अपने अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको वो इकोसिस्टम मिल रहा है. आप जब एक कंपनी का कार्ड लेके जाते हो तो उस कंपनी के लोगों की वजह से लोग आपको मिलते हैं. जस्ट रिमूव द कार्ड एंड टेल योर नेम, पीपल वोंट नो यू. तो उसकी रिस्पेक्ट करना जरूरी है. और उतने अगर जितना प्रेम भाव से उस काम को करोगे, हो सकता है आपको वहां रिवॉर्ड ना मिले पर वो वेस्ट नहीं जाएगा, वो आपको कहीं ना कहीं ROI जरूर देगा. बट इट इज नॉट एन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कि आपको कल के कल उसकी ROI मिल जाएगी. ठीक है, तो ये मेरे माइंड, मतलब ये मेरा थॉट्स रहे हैं हमेशा काम को लेके. मैंने जहां काम किया है आउट ऑफ द वे जाके काम किया, आउट ऑफ द वे जाके लोगों की हेल्प की है. हो सकता है गलतियां की होंगी, मतलब आई डोंट से कि मैं भगवान हूं, मैंने गलती नहीं की होंगी, बहुत गलतियां की होंगी. बट जब काम किया है बहुत ऑनेस्टी से, बहुत अच्छे से और बहुत आउट ऑफ द वे जाके काम किया. सो आई थिंक मे बी दैट्स व्हाट हैज हेल्प मी ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ मी. वंडरफुल.
एंड एज यू सेड जॉब की बात, तो एक ट्रेंड, एक कल्चर अभी आजकल बहुत इंक्रीमेंट पे है कि पीपल आर लीविंग देयर जॉब फॉर देयर हसल. But then I watched a video of you where you said that you did not leave your job unless your returns from the investment break even, कि जब तक आपको वो नहीं मिल रहा था. So how do people do that? What's your approach? What's your advice for the young generation who is falling into this trap of leaving one thing, a fixed income, safety, and being vulnerable for the job? देखिए, मैं मानता हूँ कि लाइफ में आप रिस्क 2 बार ले सकते हो. when you have nothing to lose, and second when you have so much you can't lose everything. Yeah. तो आई थिंक आई केम इन द सेकंड फेज आफ्टर वर्किंग फॉर 16 odd years. 16 साल मैंने काम किया, तो मैं शायद दूसरी जगह आ गया, तो मैंने रिस्क ले लिया. और मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई व्यक्ति आज साइड हसल करना चाहता है तो वो 100% जॉब ना छोड़े अपना. Okay. इफ इट्स कॉन्फ्लिक्टिंग इट्स अ डिफरेंट थिंग. इफ इट्स नॉट कॉन्फ्लिक्टिंग, आई एम सेइंग, तो आप साइड हसल चालू कर सकते हो, अपने फ्री टाइम में चालू कर सकते हो. सैटरडे संडे अगर छुट्टी है तो चालू कर सकते हो. एंड एटलीस्ट देखो, साइड हसल के ना इनकम लेवल्स बना लो आप. लेवल 1 है कि आपकी इनकम इज मैचिंग योर एक्सपेंस. ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल, आप महीने का 25,000 रुपये खर्चा करते हो, 50,000 आपकी तनख्वाह है. आपने साइड हसल चालू किया, 4 महीने में आप 25,000 रुपये महीना कमाने लग गए. तो नाउ यू नो दैट नाउ योर ROI वुड बी बेटर फ्रॉम हसलिंग. तो अब आप अपना जॉब क्विट कर सकते हो, सो दैट योर कॉस्ट हैज मैच्ड योर रेवेन्यू, हैज मैच्ड योर कॉस्ट. ठीक है. सेकेंड लेवल आता है दैट योर रेवेन्यू हैज नाउ मैच्ड योर एक्टिव इनकम, जो पहले 50,000 रुपये महीना थी. एंड थर्ड इज व्हेन यू स्टार्ट मेकिंग मोर मनी देन दैट. तो दीज आर द 3 phases. Ideally, you should leave in second phase. Once your hustle income is equal to or greater than your active income. तो अगर आप वहां हो तो ग्रेट. पर अगर आपकी एक्टिव इनकम और एक्सपेंस के बीच में बहुत बड़ा फर्क है, मतलब हो जाता है ना कभी कभी करियर में आप बहुत आगे हो, आप 5 लाख रुपए महीना कमा रहे हो और आपकी खर्चे तो मुश्किल से 1 लाख रुपए है, तो अब आप बोलो यार 1 लाख तो पहुंच गया, 5 लाख पहुंचने में 1 साल और लगेगा. तो देन यू कैन डिसाइड टू से कि ठीक है, मैं इतना रिस्क ले सकता हूँ क्योंकि अब मेरे 1 लाख रुपए बन रहे हैं, मेरी पहले भी कुछ सेविंग्स थी, इमरजेंसी फंड था, ये सब रेडी था, मेरे पास इंश्योरेंस है, मैं कवर्ड हूँ. ओके, लेट्स टेक द प्लंज. बट इफ योर गैप इज वेरी नैरो बिटवीन योर खर्चा एंड योर इनकम, देन वेट टू रीच योर एक्टिव इनकम एंड देन यू से क्विट्स एंड से थैंक यू सो मच एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. I know some people who have done it and they have done it very, very well, very well. Wonderful, practical. बिल्कुल. तो एकदम phases बना दीजिए, stages बना दीजिए and follow those stages. Meanwhile, I'll share an experience कि आज से we'll get into the core of manifestation now, the techniques. So what happened is कि 5 साल पहले I started manifestation. I'm also from CA background. तो मैं ना affirmation करती थी. हाँ, बड़ा अजीब है ना, एक CA एक CFA बात manifestation के कर रहे हैं. So the point is कि 4 से 5 साल पहले when I was introduced to this concept, मुझे बस affirmation पता था, repetition. और मैंने to be honest जो भी goal रखा, I come from a very fixed salary वाला background. My father used to do some job etc. So मैंने affirmation किया. So I put my first target of 1 CR and then I kept raising it and then it happened. कैसे हुआ to be honest आज तक नहीं पता. But what is your go-to ritual when it comes to manifestation? Certain technique you follow, something like that? मेरी एक टेक्निक है, इसको मैं कहता हूँ आउटसाइड अकाउंटेबिलिटी. ओके. ठीक है. तो आउटसाइड अकाउंटेबिलिटी इज टेल योर गोल टू समबडी हु इज वेरी क्लोज टू यू, हु इज नॉट जेलस ऑफ यू एंड whom you think, and what my goal for this year was, I wanted to meet Nirmala Sitharaman after the budget और at the budget, दोनों में से कोई एक. मतलब जनरली क्या होता है, जब आप उनकी बजट स्पीचेस होती हैं तो कुछ लोगों को इन्विटेशन आता है, तो दे कैन लिसन टू द बजट स्पीच लाइव. वहाँ पे जो हॉल रूम्स होते हैं उधर से वो डायरेक्ट, मतलब इन द पार्लियामेंट. तो ये मेरी विश थी कि मैं जाऊं और मैं इन द पार्लियामेंट बैठूं और उनको सुनूं. वो नहीं अचीव हुआ. बट देन आई गेट अ कॉल फ्रॉम वन ऑफ माई फ्रेंड्स एंड शी सेड कि सर ये कौन सा ग्रुप है आपका, आरपी गोइंग का ग्रुप, आरपी संजीव गोइंग का ग्रुप, उन्होंने एक ओपन करके एक इवेंट होता है, सो निर्मला सीतारमन इज कमिंग देयर, आई वांट टू इनवाइट यू फॉर दैट. इट्स ओनली 60 पीपल, who's who, Vijay Kedia and all big businessmen, RP Sanjeev Goenka, Sohail Seth, the big marketeer, everybody was there. So I'm sending you an invite and please do come for that. And I get a chance to, I'm not saying ki meet and say shake hand, but I get to be in that same room where the Honorable FM was sitting. और ये बात है ना, मैंने पिछले साल अपने एक फ्रेंड को बोली थी, बोला यार मेरे को मिलना है FM से इस साल. ये मतलब जब ये मैं उस रूम में था, मैं सोच रहा था, मैं यार ये तो मैंने बोला था, मेरे फ्रेंड को बोला था जाके कि मैं मिलना चाहता हूँ. सेकेंड था कि आई वॉन्टेड टू फीचर ऑन TV
this time when in the budget. And that also happened. Amar Ujala happened, TV9 Bharatvarsh happened. And all of it happened very organically. मतलब मेरे को कुछ effort नहीं मारना पड़ा उसके लिए. They reached out to me, their teams reached out to me. Please आप आइए सुबह. I was at मतलब budget live सुन रहा था अमर उजाला के ऑफिस में स्टूडियो में बैठ के, and I was alone. I was the only person sitting there. तो I think ठीक है. Some people में से अभी आज तक नहीं गए, ये नहीं गए, वो भी आएगा. अगले साल आज तक में बैठेंगे या फिर कोई बड़े न्यूज़ चैनल और न्यूज़ चैनल पे बैठेंगे. पॉइंट इज कि आप है ना आउटसाइड अकाउंटेबिलिटी दे दो, तो वो भी कभी कभी पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन में कन्वर्ट हो जाती है. पीपल विल प्रे फॉर यू, पीपल हु लव यू विल प्रे फॉर यू. तो आई थिंक आइडेंटिफाई दैट पर्सन. ऐसा नहीं कि किसी ईर्ष्या वाले को दे देना, वो तो नेगेटिव एनर्जीज आ जाती है. सेकेंड मैनिफेस्टेशन टेक्निक विच इज यूज्ड इज ट्राइंग टू कीप ऑन सीइंग पीपल हु हैव अचीव्ड इट. देखिए मुझे ऐसा लगता है आप विजन बोर्ड्स बनाइए, बहुत अच्छा लगता है, इट लुक्स गुड एंड बट टिल द टाइम यू डोंट, आप उन लोगों की संगत में नहीं हो ना, तब तक आप नहीं अपने आप को मोटिवेटेड रख सकते. तो अगर किसी ने मेरे को कंटेंट में अच्छा करना था, तो मैंने वो कंटेंट क्रिएटर्स को इतना देखा है जिन्होंने अच्छा किया है कि दे बिकेम अ पार्ट ऑफ मी. एंड मैं बता रहा हूं, प्लीज कॉपी. लोग कहते हैं ना कॉपी मत करो, मैं कहता हूं प्लीज कॉपी. इट इज ओके. Somebody has done it, please copy. You will figure out your techniques in the during the journey. और ये बात जैक वेल्च कहते थे, कॉपी बट कस्टमाइज. कि कॉपी कर लो, थोड़ा कस्टमाइज कर लो अपने हिसाब से, बिकॉज किसी ने कर दिया मेहनत, तो यू डोंट नीड टू रीइन्वेंट द व्हील अगेन एंड अगेन एंड अगेन. लाइक अ लॉट ऑफ पॉडकास्ट आई हैव सीन टुडे नाउ, दे कॉपी स्टीव बार्टलेट, विच इज ओके. कि जैसे वो चलाता है, प्रोमोस काटता है, या फिर जिस तरीके से वो नॉन सब्सक्राइब टू सब्सक्राइब रेशियो बताता है, वो सब. एंड आई लव इट. आई थिंक पीपल, द राइट थिंग शुड बी कॉपीड, मल्टीप्लाइड एंड सेंड टू पीपल. तो आपको लाइव देखते रहना है उन लोगों को जिन्होंने वो चीज़ अचीव की है, उनको सुनते रहना है, मतलब उनको अपने अंदर बसा लेना है, उनकी आत्मा आपके अंदर होनी चाहिए, बिकॉज यू वॉन्ट टू बी दैट पर्सन और यू वॉन्ट टू बी दैट थिंग. थर्ड इज मैनिफेस्टेशन में जो मुझे लगता है एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, enjoy the journey and give gratitude to that journey. Every day to the goal बहुत टाइम लग जाता है. हो सकता है 1 साल लग गया, 2 साल लग गया, 3 साल लग गया. How do you sustain for 1000 days? How do you fight those days when nothing has happened? Sure. How do you fight those days when you have moved back on your goal? ये तो होगा ना. साइनोसाइडल कर्व है, ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा, ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा. बट एक वीडियो देखी थी मैंने, 2 बॉल्स को छोड़ा, एक स्ट्रेट लाइन पे और एक साइनोसाइडल पे, तो साइनोसाइडल वाली पहले पहुंच गई. बट वो बात अपने आप को बताते रहना, करते रहना. तो आई थिंक ग्रैटिट्यूड इन द नाइट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. रात को बैठो, 2 मिनट बैठो, कुछ भी रिचुअल बना लो एंड जस्ट थैंक गॉड फॉर टुडे. कि भाई हुआ आज जो हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, जो भी हुआ, बट इट वॉज अ पार्ट ऑफ द जर्नी. एंड थैंक यू फॉर अलाउइंग मी टू स्टे ऑन दिस पाथ एंड नॉट डिविएटिंग माई माइंड. कि भाई नहीं हो पाएगा मुझसे. बहुत लोगों के मन में आता है कि मैं छोड़ दूँ. आई रिमेंबर आई वॉज रीडिंग KP सिंह बुक, DLF के जो चेयरमैन है, उन्होंने कहा था मैं इतना तंग हो गया था, मैं अपनी कंपनी को 25 लाख रुपए में बेचने वाला था, और वो आज एक अपार्टमेंट 195 करोड़ में बेचते हैं. मतलब हिज कंपनी इज वैल्यूड एट 2 लाख करोड़ रुपीज टुडे. DLF इज लिस्टेड कंपनी, 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप है. तो 25 लाख में बेच सकते थे, बट ही स्टक टू द कोर्स एंड ही अचीव्ड समथिंग वेरी बिग. तो आई थिंक ग्रैटिट्यूड लेट्स यू होल्ड ऑन टू दैट रूट, बिकॉज ये कठिन रूट है भाई. आप सोचो, पीपल आर टेलिंग मी टुडे, संजय यू आर लकी. अरे काय का लकी? मार्केट्स वेंट डाउन, आई वॉज इन्वेस्टिंग. मार्केट्स वेंट अप, आई वॉज इन्वेस्टिंग. आई डिडंट स्टॉप इन्वेस्टिंग. एम्फी कहता है 100 लोग इन्वेस्ट करते हैं तो 5 साल बाद सिर्फ 11 लोग रह जाते हैं. तो मैं उन 11 में से हूं. और अगर 10 साल का निकाल लोगे तो शायद एक ही रह जाता होगा, मैं उन एक में से हूं. आई एम दैट वन. तो इफ दैट इज द काइंड ऑफ एफर्ट आई हैव पुट, तो वो सिर्फ लक नहीं है. लक स्ट्रक बिकॉज मैंने भी अपना एफर्ट डाला. अपॉर्चुनिटी मीट्स प्रिपेयर्डनेस वाला हिसाब है. तो यू स्टिक टू द जर्नी बाय डूइंग ग्रैटिट्यूड कंसिस्टेंटली एंड डोंट लेट एनी डैम सक्सेस गेट टू योर हेड. रश्मि रथी में एक लाइन पढ़ी थी मैंने, वो लाइन ऐसे चिपक गई है मेरी बॉडी को, जब नाश मनुज पे छाता है पहले विवेक मर जाता है. तो जब आप पे नाश छाने वाला होता है ना, आपकी बुद्धि खत्म हो जाती है. तो दैट वाज दैट वन लाइन विच जस्ट stuck to me for my life, and I've seen so many situations like this कि जहां मैंने देखा यार ये आदमी ठीक ठाक बुद्धि वाला है, खत्म हो गया यार, how could he do this mistake? तो ये आपको प्रे करना है गॉड से, भाई मेरे साथ ऐसा ना हो जाए. थैंक यू कि भाई भगवान थैंक यू, बस ऐसी गलती कोई ना हो जाए मेरे से. My next question is actually that. जी.
कि यू वर्क विद लैक्स ऑफ एंटरप्राइजेज एंड स्टार्टअप्स, लाइक पीपल दो टाइप के लोग होते हैं, एक जो ऊपर पहुंचते हैं फिर नीचे उनका पतन होता है उत्थान के बाद. सो आपके हिसाब से क्या क्वालिटीज उनमें थी, द पीपल हु वेंट अप एंड देन स्टेड देयर, सो हाउ डिफरेंट वर दे दैन अदर्स जो कि आफ्टर उत्थान उनका पतन हुआ? मैं बड़ी अजीब सी चीज़ बताऊंगा इसमें, एंड दिस इज फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ डीलिंग विद अ लॉट ऑफ बिजनेसमैन एंड ऑब्वियसली कंटेंट क्रिएटर्स, बिकॉज मैं उस जर्नी में रहा हूं तो मैंने देखे हैं बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स के साथ एक प्रॉब्लम है, वो जब सेलिब्रिटी सीईओ बनने की कोशिश करते हैं तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, बिकॉज सेलिब्रिटी किसी से ना नहीं सुन सकते और सीईओ को बार बार ना सुनना पड़ता है, तो वो ना उनका माइंड अलाउ नहीं करता उनको टॉगल करने के लिए इस बीच में कि मैं सेलिब्रिटी हूँ पर मैं मेरे को कैसे कोई मना कर सकता है, मैं तो भगवान हूँ. तो ऐसे बहुत भगवान देखे हमने और बहुत भगवान गिरते हुए भी देख लिया हमने. तो ये मुझे लगता है एक सबसे बड़ी चीज़ है. एक व्यक्ति जो जितना ऊपर जाएगा वो उतना ही ज़्यादा लिसनिंग कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाएगा. अगर एक व्यक्ति को जितना ऊपर जाना है उसके कान बड़े और मुंह छोटा होना चाहिए. ठीक है, कान बड़े और मुंह छोटा होना चाहिए. दूसरा, मैंने एक मधु केला जी हैं, बहुत अच्छे इन्वेस्टर भी हैं, उनका एक लाइन सुनी थी. बोलते जब आप पहाड़ चढ़ रहे होते हो तो आप झुके हुए होते हो और पहाड़ उतर रहे होते हो तो आप सीधे होते हो. तो बड़ी अच्छी तरीके से उन्होंने बताया, दैट मीन्स जब भी आप जिंदगी में पहाड़ चढ़ोगे तो आपको थोड़ा झुक के रहना पड़ेगा, ह्यूमिलिटी रखनी पड़ेगी, लोगों को साथ लेके चलना पड़ेगा. कहते ना, इफ यू वांट टू वॉक फास्ट वॉक अलोन, इफ यू वांट टू वॉक फार वॉक विद पीपल टुगेदर. तो बड़ी सिंपल चीज़ें हैं. और मैं जितने बिलियनियर्स से मिलता हूँ या किसी भी नॉर्मल बिजनेसमैन से मिलता हूँ, उनकी ना थीसिस बड़ी सिंपल होती हैं. ये लिसन वाली भी मेरे को किसी ने बताई थी, बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर ने बताई थी. बोले कि सर, कान बड़े और मुंह छोटा, वो आदमी जिंदगी में बहुत आगे चलता है. और आप जितने भी ये लोग से मिलते हो, होता क्या है, अभी जैसे आपने किसी सीईओ को देखा तो आपने उसको बोलते हुए सुना होगा, कोई न्यूज़ चैनल पे बोलते हुए सुना होगा, कोई इवेंट पे बोलते हुए सुना होगा, पर जब आप उनके साथ रूम में होते हो ना, वो बिल्कुल नहीं बोल रहे होते. दे आर एक्सट्रीम, वेरी हाईली कॉन्सेंट्रेटेड, डीप लिसनर्स. फिर उसके बाद वो अपने नोट्स बनाते हैं और वो ऐसी ऐसी बात पकड़ते हैं, आप बोलते हैं यार मैंने बोली थी, अच्छा बोली होगी शायद, वो ऐसी बात पकड़ लेंगे. वेरी फोकस्ड सेट ऑफ पीपल. तो आई थिंक जो आपका आंसर है वो यही है कि ह्यूमिलिटी, कैपेबिलिटी टू लिसन, टेकिंग पीपल टुगेदर. एंड लीडर में एक और जो चीज होती है, जो लोग आगे बढ़ते हैं उनको क्लियर होता है कि किस ग्रुप में नहीं रहना. ठीक है, कौन सा ऐसा पिन कोड है अपनी लाइफ में जिसको डिलीट कर देना है. अपने पोस्टल एड्रेस में वो पिन कोड नहीं होना चाहिए. एंड दैट्स द पिन कोड ऑफ बैड पीपल, पीपल हु आर नॉट प्रोडक्टिव. बिकॉज आप एक जर्नी पे हो, आपके ऊपर बहुत दारोमदार है, समाज का है, अपनी कंपनी का है, बैंक्स का है, सप्लायर्स का है, कस्टमर्स का है. तो आप ना ईजी नहीं हो सकते लाइफ में. सी, इफ यू लुक एट आवर प्राइम मिनिस्टर टुडे, आई एम श्योर ही इज ऑल्सो ह्यूमन. उनके भी बहुत मन करता होगा कि मैं कुछ इधर जाऊं, घूमूं फिरूं, वेकेशन लूं. ही इज ऑल्सो पर्सन, आदमी है ना में. पर गरिमा जो है उस पोजीशन की, वो उनको अलाउ नहीं करती सब करने को. तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई मैं लीडर भी हूं और मैं तो फिर भी मैं चाहता हूं कि मैं ऐसे रहूं. लीडर्स हैव अ लॉट ऑफ सैक्रिफाइस. और ये भगवद गीता के 3 अध्याय के 21वें श्लोक में लिखा हुआ है कि जैसा जैसा लीडर करता है वैसा ही फॉलोअर करता है. एक आम आदमी लीडर को देख के ही अपना मन बनाता है. अगर आपकी कंपनी का सीईओ चोर है तो आप भी चोर बनोगे. पर आपका सीईओ अपराइट, टाटा में, रतन टाटा जी की कंपनी में कोई चोरी कर सकता था क्या? क्यों, कैसे करेगा? जब आप अपने लीडर को देखते हो कि क्या अपराइट स्ट्रेट पर्सन है, बिल्कुल कोई करप्शन नहीं है और बेदाग है और लोग मरते हैं उस आदमी पे, आप अंदर मन ही नहीं करेगा आपका कुछ गलत करने का. बट अगर आपका लीडर आपको दिख रहा है कि यार वो सेटिंग करके काम कराता है और सब कुछ ये करता है और गलत काम करता है कंपनी के अंदर, ये सब करता है, तो आप भी करप्ट हो जाओगे. तो जैसा जैसा लीडर करेगा वैसे ही फॉलोअर करेगा. Absolutely well said. Now, so moving further into expenses and budgeting वाला part, उसको भी थोड़ा सा manifestation से लिंक करेंगे. So what happens is कि जब हम अपना financial thermostat बढ़ाते हैं कि हम ज़्यादा पैसे कमाने योग्य हैं, तो of course income धीमे धीमे बढ़ती है with all the manifestation process. But एक चीज़ जो मैंने personally experience की है कि expenses करने का भी हमारा जो thermostat है ना वो बढ़ जाता है. So there were times जब मैंने अपना financial thermostat बढ़ाया, income आनी शुरू हो गई, but then कहीं ना कहीं वो expenses ना मेरे लिए एकदम खुले होने लग गए. एंड देन मैनिफेस्टेशन में सिमिलरली कहा जाता है कि मनी इज अ फ्रीक्वेंसी, द मोर यू स्पेंड इट रिटर्न्स टू यू मल्टीप्लाइड. सो दीज आर 2 polar थिंग्स. वेयर डू यू थिंक व्हाट्स करेक्ट, व्हाट्स रॉन्ग एंड व्हाट्स द कंक्लूजन?
वेरी गुड क्वेश्चन अगेन. लोग कहते हैं कि आप जाओ ताज में बैठ के 500 रुपए की चाय पियो, फील I've done करो. all of that. नहीं, लॉट ऑफ पीपल हैव डन एंड वी हैव आल्सो डन, ऐसा नहीं Yeah. है. बट दे फॉरगेट टू टेल कि उसके बाद एक्शन भी लेना पड़ता है कि आप कंटिन्यूसली उधर चाय पी पाओ. ठीक है, एक बार पी लो, एक बार 500 रुपए खर्च करने में कोई गम नहीं है. Yeah. बट देन यू से नहीं, मैं तो हर रोज जाके फील ही करूंगा और उसके बाद कोई एक्शन नहीं लूंगा. मैं हमेशा कहता हूँ अट्रैक्शन विदाउट एक्शन इज टाइम पास. ठीक है, फिर आप टाइम पास कर रहे हो और आपका कोई गोल नहीं है लाइफ में. सी बजटिंग के लिए मैं आपको एक स्टेटमेंट दूंगा कि एक्सपेंसेस शुड बी रूल बेस्ड एंड इन्वेस्टमेंट शुड बी आरओआई बेस्ड. ठीक है, एक्सपेंसेस शुड बी रूल बेस्ड. कोई भी एक्सपेंस आपको लाइफ में करना है उसका रूल बना दो. अभी मैं जैसे बात करता हूँ गुड डेट वर्सेस बैड डेट. गुड डेट क्या है? जो क्रिएशन कराता है. बैड डेट है जो कंजम्पशन कराता है. तो क्या मुझे बैड डेट नहीं करना चाहिए? फिर मुझे कंजम्पशन नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए. मैं जी क्यों रहा हूँ? तो क्या मैं उसके लिए कोई रूल सेट कर सकता हूँ? तो रूल ये है कि मेरी टेक होम इनकम का 15% मेरा कंजम्पशन बेस्ड बैड डेट होगा. यानी कि जो भी ईएमआई कटेगी वो मेरी टेक होम इनकम का 15% से ऊपर नहीं कट सकता. अब आपकी टेक होम इनकम 1 लाख रुपए, तो कितना हुआ? 15,000. अब 15,000 में आपको जो घुसाना है घुसाओ. आपको ईएमआई घुसानी है घुसा दो. आपको आईफोन लेना है, आपको गुच्ची की बेल्ट लेनी है, कुछ लेना है, वो 15,000 है आपके पास. True. अब आपके पास दो ही तरीके हैं खर्चा ज़्यादा करने के. पहला तरीका है कि आप पिछले वाला ईएमआई खत्म होने का वेट करो ताकि आप अगली चीज़ लो. तो दिस हेल्प्स यू डू डिलेड ग्रेटिफिकेशन. ठीक है, विच इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल टूल. Yeah. और सेकंड तरीका है कि 1 लाख की जो टेक होम है उसको 2 लाख करो, 3 लाख करो, 5 लाख करो, सो दैट दिस नंबर कीप्स ऑन इंक्रीजिंग. Yeah. तो एक्सपेंसेस शुड बी रूल बेस्ड. कोई भी रूल बना लो लाइफ में कि मेरा ये रूल है, इफ आई कैन बाय ट्वाइस आई विल बाय वंस. ठीक है, ऐसे कुछ रूल्स बना लो. मतलब विदाउट एनी रूल अगर आप स्पेंड करोगे ना तो आप फिर आपके पास पैसा बचेगा नहीं. Yeah. और ऐसी काफ़ी सिचुएशंस हैं जहां मैं देख रहा हूं कि लोगों बेसिक 20-20, 25-25 साल काम करने के बाद इमरजेंसी फंड तक नहीं है. अब दोस्त मेरे पर्सनल फ्रेंड के साथ अभी ये हुआ, 3.5 लाख की तनख्वाह थी, 22 साल से काम कर रहा है, बट ही डिडंट हैव 3 मंथ्स का, 6 मंथ्स तो दूर की बात है, 3 मंथ्स का इमरजेंसी फंड. तो ये आप नहीं क्रिएट कर पाओगे अगर आपने एक्सपेंसेस को रूल बेस्ड नहीं रखा. सो एक्सपेंसेस शुड बी कंप्लीटली रूल बेस्ड. Absolutely. In some of your videos, you spoke about 3 C's of manifestation technique. Please highlight it. क्या है वो? पहला तो है कि आपको, ये मैंने टेक्निक ना उनसे सीखी थी कि जो एक्टर हैं जिम कैरी, तो उन्होंने वो अपने आप को चेक लिख दिया था 4 साल बाद का. और ये मैंने देखा और मेरे एक फाउंडर ने किया था. ही वॉज स्ट्रगलिंग इन द इनिशियल हाफ ऑफ द ईयर, नॉट एबल टू मेक मच मनी. तो उसने अपने नाम का 12 लाख रुपए का चेक काट दिया 31 मार्च का, कि मैं अपने आप को 12 लाख रुपए दूंगा 31 मार्च को. और उसने अपने एकदम पिन बोर्ड पे जाके लगा दिया वहाँ पे. तो वहाँ उसने जब लगाया तो उसके बाद ही अचीव दैट बाय 31 मार्च एंड ही कुड टेक आउट 12 लाख रुपीज़ फ्रॉम द कंपनी. तो आई थिंक वो बहुत पावरफुल तरीका है मैनिफेस्टेशन का. तो उसने भी यही किया था जिम कैरी ने कि 4 साल बाद अपने आप को $10 मिलियन का चेक लिख दिया था और लिखा था कि एक्टिंग सर्विसेज रेंडर्ड. काफ़ी फ्लोट भी होता है वो चेक का फोटो आजकल. तो वहाँ से मैंने कहा कि फर्स्ट इज यू शुड हैव वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ इज क्लैरिटी. गूगल मैप्स भी आपको जो है मैप नहीं दे पाएगा जब तक आप डेस्टिनेशन क्लियरली नहीं डालोगे. Right. तो आपको पहला क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है. उसके बाद आपको चाहिए कंसिस्टेंसी. ठीक है, कि आपकी क्लैरिटी हो गई, फिर आप जो है वो कंसिस्टेंटली उस पर अपना एक्शन लेते रहो. तो क्लैरिटी और कंसिस्टेंसी को जब आप जोड़ दोगे, ठीक है, तो इन दैट केस आपका जो मैनिफेस्टेशन है उसका ट्रू होने का काफ़ी चांसेस बढ़ जाता है. तो यू हैव क्लैरिटी एंड यू हैव कंसिस्टेंसी विच हेल्प्स यू अचीव योर मैनिफेस्टेशन एंड विच इट हेल्प्स यू अचीव योर गोल. Sure. You also spoke about some form of gratitude. It was probably delayed gratitude. ऐसा करके आपने कुछ बताया था. तो वो क्या है? डिलेड नहीं, एडवांस्ड ग्रैटिट्यूड. अच्छा, एडवांस. ओके. एडवांस्ड ग्रैटिट्यूड है Yeah. कि अज्यूम एज इफ यू हैव अचीव्ड योर गोल. तो ये ऑफ्रा विनफ्री की स्टोरी थी कि when she used to go to bed, when she was not having money and all that things, she used to speak out to God कि thank you God for making me a billionaire. Thank you God for giving me such a beautiful house. Thank you God for giving me all the lavish cars I have. तो वो एडवांस्ड ग्रेटिफिकेशन करती थी. ठीक है, तो जितना आप एडवांस ग्रेटिफिकेशन करते हो तो वापस मैसेजिंग जो है वो जाती है. सी ये मैसेजिंग यूनिवर्स जो है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे ब्रेन्स के लिए. ये जो छोटा सा यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, पूरे बॉडी का 2% हमारे ब्रेन का वेट है.
तो अगर किसी का बॉडी वेट 80 kgs है तो 80 kgs का 2%, वट 1.2 kgs, उतना उसका ब्रेन का वेट है, ठीक है, 1.6 सॉरी, तो 1.6 kgs जो है वो ब्रेन का वेट है. एंड इन स्टेडी स्टेट इट कंज्यूम्स 25% ऑफ योर बॉडी एनर्जी. इसलिए लोग कहते हैं आप पहले मेडिटेशन करो ताकि दिमाग स्थिर हो जाए, क्योंकि स्थिर स्थिति में वो आपसे 25% एनर्जी कंज्यूम कर रहा है. आप देखते होगे कि जब आप बहुत सोचते हो आपको नींद आ जाएगी, फटीग आ जाएगा. आपने फिजिकली कुछ नहीं किया होगा पर आप फटीग फील करोगे. दैट इज बिकॉज योर ब्रेन इज सकिंग वेरी हाई एनर्जी फ्रॉम योर बॉडी. अभी जैसे आपने उनको देखा है, स्टीफन हॉकिंग को, ही वॉज पैरालिटिक because his brain was operating at a very rapid speed. The body couldn't give him that much energy. The body had depleted out of energy. So आपका ब्रेन जो है बहुत पावरफुल है दोनों तरफ. ये अर्जुन ने कृष्ण को भी कहा था कि ये जो विंड है ना, मैं उसको कंट्रोल कर पा रहा हूँ पर अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पा रहा. तो उन्होंने 2 चीजें सोल्यूशन में दी थी, अगले श्लोक में दे दी थी. बोले ओनली 2 things टू बी डन, प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट. ठीक है, आउटकम से डिटैचमेंट एंड कीप ऑन डूइंग द वर्क. तो अगर आप आउटकम डिफाइन कर लो पर डिटैच हो जाओ उससे और अपना काम करते रहो तो माइंड पे स्ट्रेस कम पड़ेगा. तो यही आपको एडवांस जो आप ग्रैटिट्यूड करते हो उससे बहुत लाइफ जो है आपको अच्छी लगने लग जाती है. योर ब्रेन बिकम्स एम्प्टी, योर ब्रेन बिकम्स लेस कंज्यूमिंग एनर्जी एंड देन इट कैन प्रोड्यूस बेटर रिजल्ट्स फॉर यू. यहाँ को ठीक करना है, बाकी सब ठीक हो जाएगा. और ये सारी टेक्निक्स जितनी है, मैनिफेस्टेशन, सब किसके लिए? इसी के लिए. विजुअलाइजेशन क्यों चाहिए? क्योंकि आंख के थ्रू ब्रेन पे तो जा रहा है कि अच्छा मेरे को गाड़ी लेनी है, अच्छा मेरे को ये घर लेना है, अच्छा मेरे को शादी करनी है, अच्छा मेरे को ये करना है. सो ऑल ऑफ इट हैपेंस व्हेन यू कीप ऑन लुकिंग एट थिंग्स एंड गिविंग दिस मैसेज स्ट्रेट बैक टू द माइंड. True. So we've been talking about feeling. Feeling is the key, gratitude and all of that. But एक इंसान जिसके जेब में to be honest पैसे नहीं होते हैं, when he has come from a lack, when he has bills to pay. So उस lack के टाइम पे, उस uncertainty के टाइम पे कैसे actually में, how does he actually work through all of this? How does he actually be in that feeling? How does he be in that gratefulness? Because gratitude, because something is hitting him from the back, you know. He is into that constant fear, anxiety. So how does that work? He has to change his association. Reference points have to be changed immediately. कभी भी किसी को लाइफ में कुछ भी चेंज करना है तो उसका एक बहुत सिंपल सिस्टम है. I call it the 3A system. So the first system is affirmation. Affirmation के साथ एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, interpretation. Again, 2 words जैसे हमने कहा can have very different meanings if asked in different senses. One is why me and one is why me. दोनों सेम क्वेश्चन है ना. जब खान सर को पटना से वापस जाना था, उनके पास 50 रुपए थे, टिकट 90 रुपए की थी. हाउ कुड ही हैव इंटरप्रेटेड दिस सिचुएशन? यार मैं तो भिखारी हूँ, जा नहीं सकता, बस तक अफोर्ड नहीं कर सकता. बट ही इंटरप्रेटेड नहीं, यार मेरे को लगता है पटना में रुक के कुछ बड़ा करना है. दैट्स इट. माइंड चेंजेस. इट्स अ मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन. एक बार एक बहुत बड़े टेनिस स्टार से पूछा गया, उनको कैंसर हो गया था, तो somebody who was in love with him in terms of people love ना सेलिब्रिटीज को, तो why you? तो उसने बोला why me? मतलब जब मेरे को अवार्ड मिल रहे थे तब तो नहीं पूछा मैंने why me. जब मुझे नंबर 1 स्पॉट मिल रहा था तब तो मैंने नहीं पूछा why me. जब इतना पैसा मिल रहा था तब तो नहीं पूछा मैंने why me. तो आज क्यों पूछूं? दिस इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड. तो भाई साहब, आदमी को कैंसर है और वो कह रहे हैं दिस इज गिफ्ट ऑफ गॉड. सो once you attract, you have to also interpret things in the right manner. एक ही सिचुएशन को 2 तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता है ना. एक शराबी बाप के 2 बेटे, एक शराबी और एक अमीर. सिचुएशन तो सेम थी, इंटरप्रिटेशन अलग था. सो एवरी सिचुएशन हैज अ डिफरेंट इंटरप्रिटेशन फॉर पीपल. समटाइम्स व्हेन पीपल गेट स्टक इन प्रॉब्लम्स, तो वो सोचते हैं यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैं इससे बाहर कैसे आऊँगा, मैं तो आ ही नहीं सकता, मेरे साथ क्या होगा. और कुछ लोग होते हैं अरे यार ये प्रॉब्लम में कुछ तो सीखेंगे या जीतेंगे, चल कुछ करते हैं. चल, मैं एक बंदे से मिला, उन पर ईडी की रेड चल रही है भारी 12 साल से. मतलब बहुत हैरेस होते होगा. बोले नहीं बेटा नहीं, हर बार नया प्रैक्टिस मिलता है हमारे को. मतलब वाह यार, हर बार नया प्रैक्टिस मिलता है, 4 नया क्वेश्चन पूछते हैं हम, 4 नया जवाब दे के आते हैं. तो मतलब सर वो आपको बैठा के रखते हैं वहाँ पे, हैरेस करते हैं 12-12 घंटे. तो अच्छा है ना, ऑफिस में काम करेंगे उसकी जगह यहां से फोन करके काम कर लेंगे. मतलब ही हैड नो कंप्लेंट्स अबाउट सिटिंग इन ईडी ऑफिस फॉर 12 hours a day.
एंड गेटिंग हैरेस्ड बाय देम, और वो मजा करके आ रहे, बोले हाँ यार ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4 क्वेश्चन पूछे, नए जवाब दे के आ गए, 2 दिन के लिए अंदर भी होके आए, बोले चलो वो भी एक्सपीरियंस हो गया. सो इमेजिन, एंड दोज काइंड ऑफ पीपल आर मेकिंग हिस्ट्री. वो करते हैं $1 billion बिजनेसेस, बिकॉज ये चीजें उनको फेज ही नहीं करती. उनको पता होता है लाइफ का पार्ट है, होगा कुछ तो होगा, मैनेज करना पड़ेगा. अभी मैं आपको बताता हूँ, मैं अमिताभ बच्चन ने एक दिन स्टेज पे आके बोला जियो के कोई इवेंट पे कि मैं जब परेशानी में था तो मुकेश अंबानी, धीरू भाई अंबानी ने मुझे रीच आउट किया और बोला कि आई वुड लव टू हेल्प यू एंड ऑल दैट. ही सेड नो, मेरे को नहीं चाहिए हेल्प, मैं मैनेज कर लूँगा. उनके लिए कितना ईजी था ना. अपने में से कोई होता तो बोलता ना, अपन ही फोन कर देते. अपने को धीरू भाई अंबानी जानते होते तो अपन ही फोन कर देते कि सर वो बैंड बजी पड़ी है, थोड़ा दे दो ना 10-20 करोड़ रुपया. उन्होंने नहीं किया, और इसलिए वो दोस्ती बरकरार रही. क्योंकि जब आप सक्षम लोगों के बीच में होते हो ना, तो अपनी असक्षमता नहीं दिखा सकते आप. फिर आपको फिगर आउट करना पड़ता है True. कि मैं कैसे मैनेज करूंगा इस पर्टिकुलर सिचुएशन को. एंड व्हाट डिड ही मैनेज यार, आउट ऑफ माइनस ही इज नाउ व्हाट ही इज. कौन बनेगा करोड़पति 25 साल से कर रहे हैं वो. सो यू हैव टू सी दीज स्टोरीज, दीज आर रेफरेंस पॉइंट्स. यही चीजें आपको जिंदगी के बारे में सिखाती हैं. यही स्टोरीज तो सिखाएंगे, और क्या सिखाएगा हमारे को. या हमारे को हमारे ग्रंथ सिखा देते हैं, वो ईजी है, हैक है, पर कोई पढ़ना नहीं चाहता तो आप स्टोरीज देख लो. तो ये स्टोरी से आपको समझ आना चाहिए, इन्फ्लुएंस लेना चाहिए. और कोई भी सिचुएशन आपके साथ कितनी भी नेगेटिव हो, उसको इंटरप्रेट करो पॉजिटिवली. जैसे आप इंटरप्रेट करते हो, माइंड रिफ्रेम हो जाता है. सो फर्स्ट आई सेड इज अट्रैक्शन, सेकंड इज एसोसिएशन. इमीडिएटली चेंज योर एसोसिएशन. ठीक है. जैसे अगर आपको पूजा पद्धति सीखनी है तो आप क्या करोगे, आप मंदिर जाओगे, जिम नहीं जाओगे. दैट्स नॉट द राइट एसोसिएशन. वजन कम करना तो जिम जाओगे, मंदिर नहीं जाओगे. दैट्स नॉट द राइट एसोसिएशन. सो चेंज द एसोसिएशन. एसोसिएशन हैज द बिगेस्ट इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ. आप किन के साथ रहते हो, उसी से आपका फ्यूचर डिसाइड होता है. एंड थर्ड इज एक्शन. वंस यू हैव डन दैट, आपने एफर्मेशन कर लिया, इंटरप्रिटेशन कर लिया, एसोसिएशन राइट कर लिया, नाउ एक्ट. फिर पीछे मुड़ के मत देखो. With this, you can absolutely change your belief systems. You can change your life. You can change anything you want in your life. सिर्फ इस 3 काम से. Wonderful. Again, relating the same, extending the question, it's a bit personal. कि like you must have had gone through several tests of universe. जब हम एक बड़ा aim रखते हैं तो universe भी अलग तरीके से टेस्ट करने लगता है. So somebody who is going through the tests of universe during manifestation, how does he sustain? या फिर इट वॉज अ पर्सनल क्वेश्चन कि आपकी ज़िंदगी में ऐसे टेस्ट ऑफ यूनिवर्स आए, अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, हाउ डिड यू मैनेज, यू नो, हाउ डिड यू गेट थ्रू दैट? टेस्ट्स तो आएंगे ही आएंगे, बिल्कुल, उस पर तो कोई ऑप्शन है ही नहीं. यू हैव टू फेस. दुनिया में 2 ही चीज़ शाश्वत सत्य कहते हैं, मतलब इटर्नल ट्रूथ इज, वन इज पेन एंड द अदर इज डेथ. अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग इज टेम्पररी. तो पेन आएगा लाइफ में. अगेन मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा, जो भी पेन मेरी जिंदगी में आया, जो भी आया, जब भी आया, इट्स अ मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन. इट हैज़ ओनली इम्प्रूव्ड मी. एवरी टाइम एनी सॉर्ट ऑफ पेन हैज़ कम टू माई लाइफ, इट हैज़ इम्प्रूव्ड मी. और वो मैटर था सेल्फ रियलाइजेशन का. वो टाइम होता है आपके लिए सेल्फ रियलाइजेशन का. दीज आर ब्रेक्स इन लाइफ विच यू रिक्वायर, जिसको हम रिवर्सल्स भी कहते हैं. अब रिवर्सल्स के टाइम आप 2-3 चीज़ें कर सकते हो. हार सकते हो, हम कहते हैं या तो भाग लो या भाग लो. मतलब या तो भाग जाओ या भाग लो, मतलब टेक पार्टिसिपेशन. तो you have to participate, there's no way out. And when you have to participate, be energetic about it. When you have to क्या कहते हैं, अगर आपको ये करना ही है, आपको प्रॉब्लम झेलनी है, तो या तो खुश होकर झेल लो. जैसे मैं उनका अंकल का बता रहा था, हमारे ईडी की रेड पड़ी है, कोई चक्कर नहीं है, लाइफ मस्त है, स्वस्थ है, ज़बरदस्त है. नेवर सीन एनी ग्रिन ऑन हिज फेस. आई सी कि मैंने इतनी बड़ी प्रॉब्लम फेस की है क्या लाइफ में. तो मैं तो दिखता हूँ तो दूर दूर तक ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करी हमने. और ये आदमी देखो यार क्या मजे से इतनी प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, बिजनेस भी चला रहा है, एक्शन भी ले रहा है. मतलब हम लोग सिक्वेंशियल हो जाते हैं. प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो मैं ठीक होऊंगा. अरे प्रॉब्लम सॉल्व करो, साथ साथ लाइफ को भी जियो. तो जब भी लाइफ में रिवर्सल आता है, कुछ भी आता है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि दिस इज फॉर यू टू गेट बेटर. जब बॉडी में बुखार आता है ना, तो बुखार इज नॉट बैड. बुखार इज बॉडीज वे टू स्पीक टू यू एंड से कि भाई 3 दिन रेस्ट कर ले भाई, मैं ठीक हो जाऊंगा, अपने आप ही ठीक हो जाऊंगा. कोई क्रोसिन लेने की जरूरत नहीं, कोई कुछ लेने की जरूरत नहीं. चुपचाप बेड में जाके लेट जाओ, शांति से बैठो, मैं 3 दिन में अपने आप ठीक हो जाऊंगा. बट अभी तुम ओवर हीट हो गए हो. इस टाइम पे यू आर नॉट एबल टू टेक द स्ट्रेस, सो जस्ट कूल डाउन 3 days. तो सेम इज लाइफ. लाइफ आपको कहीं ना कहीं, आप बहुत तेज भाग रहे होगे किसी डायरेक्शन में, कुछ गलत कर रहे होगे, उसका कॉग्निजेंस नहीं ले रहे होगे, तो लाइफ विल फटका मार देगी. बैठ भाई, थोड़ा शांत हो. And that time you have to, with gratitude and with humility, accept what has happened to you.
कांट चेंज मच. और एक चीज मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ, सी व्हाट इज स्ट्रेस. स्ट्रेस इज दैट you want to change things which are not in your control and you don't want to act on the things which are in your control. ये दो ही चीजों से स्ट्रेस आता है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन स्ट्रेस है. इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, इसने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया. अरे बोल दिया, कर दिया. तुम उसको चेंज कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते. तुम अपना एक्शन बताओ ना, क्या होगा. गौतम बुद्धा को एक बंदे ने आके गालियां दी. वो खुश है, स्माइल कर रहे हैं. बोलते तुम स्माइल क्यों कर रहे हो? बोले मैंने एक्सेप्ट ही नहीं करी. तो आप भी ऐसे हो जाओ. यू कांट चेंज दैट पर्सन. वो उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली थी कि कोयला हाथ में लोगे तो खुद का ही हाथ जलेगा. तो कोई कुछ बोल के चला गया, स्ट्रेस तुम ले रहे हो उस बात का. तो आई थिंक जब आपको लाइफ में ये सब रिवर्सल्स आते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो फर्स्ट जस्ट एक बार के लिए ना वो हो जाओ, क्या कहते हैं, काम हो जाओ. बेबी काम डाउन, जस्ट काम डाउन फॉर सम टाइम. एंड आफ्टर दैट टेक कॉग्निजेंस व्हाट हैज गॉन रॉन्ग. देन राइट व्हाट आई कांट डू एनीथिंग अबाउट एंड व्हाट आई कैन डू समथिंग अबाउट. मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या नहीं कर सकता. सामने वाले ने ये बोला, मैं उसका कुछ नहीं कर सकता, मैं क्या करूंगा, उस पर मैं कुछ कर सकता. तो ये सब चीजें लिखो, डीक्लटर करो. और जो नहीं कर सकते उसको लेके चिंता मत करो, चद्दर ओढ़ो, सो जाओ. जो कर सकते हो उस पर फटाफट एक्शन ले लो, ताकि एटलीस्ट आपको इस बात का दुख ना हो कि आपने एक्शन नहीं लिया था. सो दैट्स हाउ आई डील विद डिफिकल्ट सिचुएशंस. Great. Now, getting into the money fact. कि इन्वेस्टमेंट इज लॉन्ग टर्म, मतलब अदर देन ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट इज कंसिडर्ड टू बी अ स्लो प्रोसेस, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, मनी बिल्ड करने के लिए. वेयर एज मैनिफेस्टेशन इज मोर ऑफ की थिंग्स गेटिंग फास्टर. सो व्हाट इज द ट्रूथ आपके हिसाब से? इज इट फास्ट, इज इट स्लो, की बी पेशेंट? देखिए, मैनिफेस्टेशन से अगर आपको, देखो कोई भी चीज अगर आपको फास्ट चाहिए तो देयर इज ओनली वन वे टू गेट इट. इट इज इंक्रीज योर एक्टिव इनकम. डोंट डिपेंड ऑन इन्वेस्टमेंट्स टू डू दैट. ये बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं लोग कि नहीं, मैं आज कुछ खरीद लूंगा 10 रुपए में, वो 30 रुपए हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, तो मैंने 1 लाख यूनिट खरीदे होंगे, वो 10 लाख का मेरा 50 लाख रुपए हो जाएगा, तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, बहुत अमीर हो जाऊंगा. दैट्स नॉट द वे. ठीक है, क्योंकि एक तो वो होना के चांसेस बहुत कम है, और दूसरा वो हो गया तो तुम इतने देर होल्ड ही नहीं करोगे, 10 का 15 पे ही बाहर निकल आओगे. ये हाइपोथेटिकल बातें हैं सारी. ठीक है, पर जब आप एक्टिव इनकम की बात करते हो, तो आज आपकी तनख्वाह अगर 25,000 है तो कल वो 50,000 हो सकती है. कल 50,000 है तो वो 1 लाख हो सकती है. साइड इनकम बनाओगे तो अपने लिए कुछ बिजनेस बना सकते हो. आई नो सो मेनी किड्स टुडे हु आर मेकिंग 5-6 लाख रुपीज एट द एज ऑफ 20-21 जस्ट बाय प्रोवाइडिंग फ्रीलांसिंग सर्विसेज. तो ये मेरे टाइम पे तो पॉसिबल नहीं था. वहां तो तब 20,000 25,000 की मारामारी थी, 15,000 तक की मारामारी थी. तो आज वो अपॉर्चुनिटी है आपके पास. तो जो भी आप मैनिफेस्ट करते हो ना, आप इन्वेस्टमेंट्स को लेकर कम मैनिफेस्ट करो, अपने आप की इंप्रूवमेंट, अपनी एक्टिव इनकम को लेकर ज्यादा मैनिफेस्ट करो. गाड़ी आएगी कैसे आएगी? मेरे पैसों से आएगी. मैं कुछ ऐसा काम करूंगा, मैं कोई ऐसी इनकम बनाऊंगा जिससे गाड़ी आएगी. योर ब्रेन स्टार्ट्स वर्किंग. एक बार है ना लाइफ में एक पेपर लो और क्वेश्चन लिखो, हाउ डू आई मेक 1 crore इन अ ईयर. सिर्फ एक बार लिख दो और उस पर फिर देखो कैसे तुम्हारा दिमाग सोचना चालू करता है. वो उस 1 crore को ब्रेकअप करेगा कि अच्छा 10,000 into 1,000. अच्छा, अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं कि 10,000 चीजें 1,000 रुपए में बेच दूं, क्या करना होगा उसके लिए? योर वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर हैपेंस. क्योंकि कोई भी काम को जब तक आप छोटे टुकड़ों में नहीं बांटोगे, वो ओवरवेलमिंग ही लगेगा. 1 crore बहुत बड़ा नंबर लगेगा, पर जैसे उसको टुकड़ों में बांट दोगे, आपको लगेगा हाँ यार रीजनेबली अचीवेबल, लेट्स डू इट. स्टेप 1 ये, स्टेप 2 ये, स्टेप 3 ये, स्टेप 4 ये. तो मैनिफेस्टेशन एज अ प्रोसेस विल मेक थिंग्स फास्ट फॉर यू. इट विल डेफिनेटली, बट ऑन द एक्टिव इनकम साइड. तो आप जितना फोकस एक्टिव इनकम पे करोगे मैनिफेस्टेशन का, उतना आप ज्यादा. अब जिम कैरी की मैं स्टोरी सुना रहा हूँ तो एक्टिव इनकम की बता रहा हूँ. मूवी के लिए था ना, ऐसा थोड़ी था कि मैंने कोई पेनी स्टॉक खरीदा और 5 साल बाद भगवान करे वो 5,000 टाइम्स हो जाए. ऐसा तो नहीं लिखा था उन्होंने. उन्होंने अपनी मेहनत के लिए लिखा था कि मेरी ऐसी मेहनत हो कि 5 साल बाद मेरे को $10 million का चेक मिले. तो आप भी ऐसा लिखो कि मेरी कोई ऐसी मेहनत हो, मेरा कोई ऐसा बिजनेस हो, मेरा कोई ऐसा साइड इनकम हो जिससे मेरे को 1 crore रुपए साल का बने. तो दैट इज राइट मैनिफेस्टेशन. राइट मैनिफेस्टेशन नॉट दैट आई अबाउट रिलायंस, हे भगवान इसको जरा 3x कर देना अगले महीने तक. दैट विल नॉट हैपन. फिर आप क्या, मैनिफेस्टेशन से आपका वो भरोसा उड़ जाएगा. ट्रू, बिकॉज दैट इज नॉट इन योर कंट्रोल. सो कमिंग बैक फ्रॉम द अर्लियर थिंग विच वॉज की एक्ट ऑन थिंग्स विच आर इन योर कंट्रोल, मैनिफेस्ट थिंग्स विच आर इन योर कंट्रोल, जहां आप एक्शन ले सकते हो. रिलायंस के शेयर में आप क्या एक्शन ले सकते हो? कुछ नहीं. बारिंग द बैग टू हैव बॉट इट. उसके बाद तो आप कुछ नहीं कर सकते ना. फिर तो कंपनी के ऊपर है, मार्केट्स के ऊपर है. मार्केट्स टैंक करके 20% तो हो गया तुम्हारा काम, बट मार्केट्स 20% टैंक करके इससे आपकी एक्टिव इनकम का कोई फर्क नहीं पड़ता. दिस इज फिलोसफी विच इज स्टोइक फिलोसफी. लाइक मैनिफेस्टेशन में बहुत बोलते हैं ना कि वन हैज टू बी काम, कंपोज्ड. दैट्स व्हाट यू आल्सो सेड.
एंड व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिंग, आजकल लोगों में, यंगस्टर्स में स्पेशली, लाइक ट्रेडिंग का इतना ज़्यादा क्रेज हो गया है. सो उनको एज एन ऑडियंस वी वांट कि उनको हम बता पाएं कि हाउ स्टोइक वन हैज टू बी, व्हाट डज दैट मीन ट्रेडिंग में, इन्वेस्टिंग में, व्हाट इज स्टोइसिज्म. देयर इज आल्सो बुक ऑन दैट प्रोबेबली. सो या, देखिए, मैं स्टॉइक के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानता. मैं तो सिंपल ट्रेडिंग में क्या दिमाग चलाना चाहिए, क्या नहीं चलाना चाहिए, वो तो बता. स्टेज 1, दैट ट्रेडिंग is like any other education which takes time. If you do engineering, it takes 4 years. If you do engineering plus MBA, it takes 6 years. If you do medical, it takes 4-5 years. और उसके बाद भी आपको पहले दिन ऐसा नहीं है कि आप CEO बन जाते हो. आपको टाइम लगता है, मैनेजर बनोगे, धीरे धीरे आगे बढ़ोगे. बट पीपल आर रेडी टू वेट देयर बिकॉज वो ना सिस्टम ने बता दिया है कि बेटा ऐसे चलेगा, तो वो तैयार है. सिस्टम जो बता देता है ना, लोग तैयार होते हैं उसको करने के लिए, लाइन में लग जाते हैं. पर ट्रेडिंग में somehow they feel that they have got some magical wand और वो उसको कुछ फुर करके घुमाएंगे और 1 महीने के अंदर 1 करोड़ से 2 करोड़, 2 करोड़ से 4 करोड़, 4 करोड़ से 8 करोड़ बनाते रहेंगे. वो मुर्गी आएगी, अंडा आएगा, फिर मेरा फार्म होगा, फिर ये होगा, वो होगा, वो सब चलता रहता है उनका. So you have to realize trading is not very easy. It is very difficult. The probability of you succeeding is 7%. ऐसा मैं नहीं सभी कह रहा है. And the probability of you making more than 1 lakh is 1%. ठीक है, 1% का probability है कि आप, मतलब 100 में से एक आदमी ऐसा होगा जो साल का 1 लाख से ऊपर बनाएगा कंसिस्टेंटली. तो इट इज़ नॉट अ विनेबल गेम एट ऑल. पर फिर भी कुछ लोग जीत रहे हैं, इंक्लूडिंग मी. द गॉड्स ग्रेस, आई हैव, दिस विल बी माई 3rd consecutive प्रॉफिटेबल ईयर विद अ गुड ROI, मच मोर देन FD. पर मेरी जो स्ट्रैटेजी है उसको लाने में मेरे को बहुत टाइम लग गया. लाने के बाद 1-1.5 साल मैं उस पर भी लॉस में रहा, और अब जाके मैं पिछले 3 साल से प्रॉफिटेबल हूं. तो मैंने तो पेशेंस रखा ना. मैं पेशेंस रखा, मैंने छोटा कैपिटल डिप्लॉय किया, फिर हारा, फिर छोटा कैपिटल डिप्लॉय किया, हारा. पर मेरे को जब पता था, कन्विक्शन था कि इससे मैं बना लूंगा पैसा, क्योंकि ये लॉजिकल है चीज़. तो मुझे कुछ चीज़ें करेक्ट करनी है और मैं ठीक कर जाऊंगा. सो अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो ट्रेडिंग के लिए आपको सबसे पहले एक स्ट्रैटेजी सीखनी पड़ेगी और उसको स्लोली डिप्लॉय करना पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि आपने कोई स्ट्रैटेजी सीख ली, आपने डिप्लॉय किया और उसमें पहले दिन प्रॉफिट बन गया, तो मैं अग्रिका को फ़ोन कर रहा हूँ, अग्रिका तेरे पास कितने पैसे पड़े? अग्रिका बोले 10 लाख. दे, तेरे को कल मैं कमा के देता हूँ 5%. पता चला वो 10 लाख डूब गए, फिर आपका फ़ोन उठाना बंद कर दिया मैंने. स्टैंडर्ड SOP. तो ये ना हो, इसके लिए पहले सीखो, छोटा कैपिटल डिप्लॉय करो, करेक्शंस करो, टाइम लो. जैसे मेडिकल के लिए 5 साल लगता है, सबके लिए एटलीस्ट 1 साल तो दो, एटलीस्ट 1 साल तो दो. फिर बड़े कैपिटल से आओ, फिर अपना कैपिटल और बढ़ाओ. आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, कैपिटल बढ़ाओ. कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, कैपिटल बढ़ाओ. So it's like any other sport, it's like any other career, you have to build it as a career. संगति रखो, राइट लोगों से मिलो, तभी जाके आपको समझ आएगा क्या चल रहा है ट्रेडिंग में, क्या नहीं चल रहा है, what is working, what is not working. Stick to one strategy for a longer time. ब्रूस ली भी कहते थे ना, I don't fear a person who knows 10,000 kicks. I fear that one person who knows one kick 10,000 times. उसने 10,000 बार प्रैक्टिस किया होगा, तब मैं डरता हूँ उस आदमी से. तो you have to have that kick which you have practiced 10,000 times. तो बहुत सिंपल रखो, 1 या 2 स्ट्रैटेजी सीखो, उसको प्रैक्टिस करो, इम्प्लीमेंट करो, धीरे धीरे डेवलप करो और फिर अपनी ट्रेडिंग करो. ये तो वो है जिनको ट्रेडर बनना ही बनना है. और अगर आप जॉब कर रहे हो तो कृपया करके ट्रेडिंग डेस्क को बंद करो, चुपचाप अपनी नौकरी पे ध्यान दो और धीरे धीरे अपनी SIP के थ्रू अपनी इन्वेस्टमेंट से कॉर्पस बनाओ. क्योंकि आप कितना भी कर लो, म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न को बीट करना क्वाइट इम्पॉसिबल है ओवर लॉन्ग टर्म, 10-12 साल के पीरियड में. और ये बात तो टेड सीडस और वॉरेन बुफे की जब बेट लगी थी तब भी प्रूव हो गया था. वॉरेन बुफे ने पूरा पैसा उठा के डाल दिया एक इंडेक्स फंड में, और टेड सीडस जो दुनिया के वन ऑफ द बिगेस्ट हेज फंड मैनेजर्स थे, उन्होंने पूरा हेज फंड चलाया. वॉरेन बुफे ने 86% रिटर्न कमाया बिना कुछ किए, और टेड सीडस ने पूरा सर्कस करने के बाद 36 या 26% रिटर्न कमाया. सो टेड सीडस हैड टू पे $1 million टू वॉरेन बुफे बिकॉज इट वॉज अ बेट फॉर $1 million. तो डोंट फॉल इनटू दिस ट्रैप. It is very difficult to make money, and if you really want to do it, take it as a career. सीखो, implement करो, slowly grow करो, और फिर उसके बाद आगे उसको एक career की तरह लो. Wonderful. So that's how we bring the podcast to an end. However, since you are here, we cannot let you go without some finance advice, some finance tips. So 2 लोगों के लिए मुझे finance tips चाहिए. Number 1, students. Like since even I was a CA student, however वो एक अंदर स्टार्टिंग से ही एक प्रोसेस नहीं हम फॉलो करते थे टू सेव एंड इन्वेस्ट एंड कंपाउंड. सो डू यू रियली थिंक दैट स्टूडेंट्स टुगेदर विद देयर स्टडीज पार्ट टाइम में दे शुड compound their money, they should invest? So one tip for financing tip for students, the other for
somebody who is earning less salary, जो कि ये क्रिप करता रहता है कि यार बचता ही नहीं है. So how do they invest? So these two set of questions. For students, I would not suggest them to go for investment right now. They should do two things: budget and invest in their skills. Wow. बस इसके अलावा अभी आप कुछ मत करो, ठीक है? यू आर टू यंग. आप आराम से इसको इट्स सी इन्वेस्टिंग, यू आर नॉट मेकिंग इन्वेस्टिंग एज योर करियर. अगर आप इन्वेस्टिंग एज अ करियर बना रहे हो तो अलग बात है. तो आप जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना अच्छा है. बट इफ़ यू आर मेकिंग इन्वेस्टिंग एज लाइक फॉर थिंग फॉर अ पैसिव इनकम, तो पैसिव इनकम का रॉ मटेरियल होता है एक्टिव इनकम. तो पहले अपनी एक्टिव इनकम पे फोकस करो और बजटिंग सीख लो, बिकॉज बजटिंग इज गोइंग टू बिकम वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ थ्रू आउट, और जो हमें सिखाई नहीं जाती है. तो स्टूडेंट्स के लिए मेरा ये सलाह होगी, उससे ज़्यादा कोई सलाह नहीं होगी. सेकंड, और समबडी हु हैज़ वेरी लेस सैलरी, अभी जिसकी बिल्कुल सैलरी अभी कम है, मुझे ऐसा लगता है उसको सबसे पहले अपना इमरजेंसी फंड क्रिएट कर लेना चाहिए. क्योंकि ये मैंने बहुत बड़ी प्रॉब्लम अब देखने लग गया हूँ कि लोगों के पास इमरजेंसी फंड नहीं है. सो इट्स लाइक आपने गाड़ी में तो बैठ गए, गाड़ी चला भी दी, सीट बेल्ट पहनना भूल गए, तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी रिस्की फॉर यू. तो आप पहले जब आप लो सैलरी में हैं तो थोड़ा सा पैसा निकाल के एक आरडी कर दीजिए, रिकरिंग डिपॉजिट कर दीजिए, सो दैट यू कैन क्रिएट एटलीस्ट 3 month मिनिमम. वैसे तो 6 month होना चाहिए, बट 3 महीने का तो आप धीरे धीरे एक अपना इमरजेंसी फंड क्रिएट कर लीजिए. राइट इंश्योरेंसेस ले लीजिए. फिर उसके बाद जब पैसा बचेगा हमारे पास तो हम धीरे धीरे अपना निवेश चालू कर देंगे. Sure. तो एक्टिव इनकम पे फोकस करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सीट बेल्ट पहने, यानी कि अपना इमरजेंसी फंड लगाएं, अपना इंश्योरेंसेस खरीद लें, एंड देन यू फोकस ऑन डेवलपिंग अ कॉर्पस विच इज़ ऑन इन्वेस्टमेंट साइड. सी पीपल, अग्रिका, सबका ना स्टार्टिंग पॉइंट सेम नहीं होगा लाइफ में. somebody would be minus, somebody would be very plus, somebody would be at the zero line. सबकी ज़िंदगी का स्टेज अलग होने वाला है. तो बेसिस दैट दे हैव टू अंडरस्टैंड कि वो क्या कर सकेंगे, क्या नहीं कर सकेंगे. तो मैं तो सिर्फ इतना ही सजेस्ट करूँगा कि मैनिफेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, पॉजिटिव माइंडसेट रखना ज़रूरी है, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग करना बहुत ज़रूरी है. एंड लाइफ इज़ अ मैराथन, इट्स नॉट अ T20, इट्स अ टेस्ट सीरीज, इट्स अ टेस्ट सीरीज, नॉट इवन अ टेस्ट मैच. ठीक है, कोई सीरीज में मैच आप हारोगे, कोई जीतोगे, कोई इनिंग्स में आप 0 पे भी आउट होगे, कोई इनिंग्स में आप छक्के भी मारोगे, सब कुछ होगा. बट जस्ट बी वेरी वेरी ग्रेटफुल दैट यू आर हैविंग अ लाइफ. द वेरी डे नेक्स्ट डे यू वेक अप, यू गेट अनदर चांस. ठीक है, तो जब आप सुबह उठते हैं तो आपको एक और चांस मिलता है कोई भी चीज़ को करेक्ट करने का. एंड दैट्स द बिगेस्ट पावर द गॉड हैज़ गिवन अस. हम कल तक गलती कर सकते थे, आज फिर से चांस मिल गया हमारे को ठीक करने का. सो दिस इज़ वॉट यू शुड फॉलो. एंड पहले सीट बेल्ट पहनो, उसके बाद निवेश करो. दैट वुड बी माई फाइनल एडवाइस. Thank you so much for this podcast. I mean, humongous of awesome information on both financial and manifestation aspect. We want to have you soon again. Thank you. And तब तक के लिए watch this podcast, and whatever questions you have, how was the podcast? How did you feel after watching Sir's content? Please put it down in the comment section. See you all again in the next episode. Thank you so much.